सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी एआई असिस्टेंट दृष्टि। आज हम सब मिलकर समझने वाले हैं ईसीई वर्चुअल पेशेंट असाइनमेंट की पूरी प्रोसेस को, जो एसएलबी जीसीएमसीएच में दिया गया है। ये सब मुमकिन हुआ है डॉक्टर संजीव कुमार सिंह की मेंटरशिप और डॉक्टर डीके वर्मा के मार्गदर्शन से। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, जब कोई मरीज हमारे पास कोई सिम्टम लेकर आता है, तो क्या वो असल में अपने शरीर के अंदर चल रही एक कहानी नहीं सुना रहा होता? बस ये असाइनमेंट हमें इसी कहानी को समझने और सुलझाने में मदद करने वाला है। और देखिए, यही तो इस असाइनमेंट का असली मकसद है। इसका मेन गोल है कि हम सिम्टम्स और उनके पीछे की साइंस, मतलब कि फिजियोलॉजी के बीच का जो गैप है, उसे भर सकें, ताकि जो कुछ भी हम किताबों में पढ़ते हैं उसे सीधे सीधे प्रैक्टिस में ला सकें। आइए अब समझते हैं कि ये असाइनमेंट इतना ज़रूरी क्यों है। असल में ये हमारे डिपार्टमेंट के एकेडमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसे खास तौर पर इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि हम सब एक बेहतर और सेंसिटिव डॉक्टर बन सकें। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? वो बिल्कुल क्लियर हैं। सबसे पहले अपनी क्लिनिकल रीजनिंग को डेवलप करना, फिर पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच सीखना, मतलब मरीज को केंद्र में रखकर सोचना। तीसरा, फिजियोलॉजी को क्लिनिकल प्रैक्टिस से जोड़ना, और आखिर में डिजिटल मेडिकल लर्निंग को अपनाना, जो आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब मिशन की बात करते हैं। मतलब इसके रूल्स क्या हैं और हाँ, इसका वेटेज कितना है, चलिए जानते हैं। तो कुल मार्क्स है 30। हाँ, पूरे 30 मार्क्स। ये नंबर ही बताता है कि इस असाइनमेंट को कितनी गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। तो ये 30 मार्क्स मिलेंगे कैसे? इसका ब्रेकडाउन देखते हैं। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि अकेले वर्चुअल पेशेंट केस बनाने के ही पूरे 15 मार्क्स हैं, मतलब सीधा सीधा 50% वेटेज। बाकी 5 मार्क्स कंटेंट की क्वालिटी, एआई सिमुलेशन की समझ और आपकी प्रेजेंटेशन की क्लैरिटी पर मिलेंगे। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर ये वर्चुअल पेशेंट केस बनाना कैसे है। चलिए इसकी पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। और हाँ, इसके लिए हमारा मेन रेफरेंस प्लेटफॉर्म होगा गीकी मेडिक्स का फ्री वर्जन। ओके, स्टेप 1, गीकी मेडिक्स की वेबसाइट पर जाइए। वहाँ जो फ्री सेक्शंस हैं, जैसे ऑस्की, हिस्ट्री और एग्जामिनेशन, उनको रेफरेंस की तरह इस्तेमाल करना है। स्टेप 2, अपने ईसी लेवल का कोई कॉमन क्लिनिकल टॉपिक चुनिए, जैसे एस्थमा, फीवर या चेस्ट पेन, कुछ भी जो कॉमन हो। स्टेप 3, गीकी मेडिक्स से ही क्लिनिकल स्ट्रक्चर को समझिए, मतलब कंप्लेंट, फिर हिस्ट्री, फिर एग्जाम और आखिर में डायग्नोसिस। ये फॉर्मेट फॉलो करना है। और स्टेप 4, अपने वर्चुअल पेशेंट की एक प्रोफाइल बनाइए। उसके इनिशियल्स, एज जो 18 से 25 के बीच हो, जेंडर और ऑक्यूपेशन, ये सब तय करना है। अच्छा, अब आगे स्टेप 5, एक छोटी और बिल्कुल क्लियर चीफ कंप्लेंट लिखिए, जैसे 3 दिन से सांस लेने में तकलीफ। सिंपल। स्टेप 6, अब आती है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस यानी एचओपी की बारी। इसमें बीमारी की शुरुआत, वो कितने समय से है, कैसे बढ़ रही है और उसके ट्रिगर्स क्या हैं, ये सब डिटेल में लिखना है। स्टेप 7, मरीज की दूसरी हिस्ट्रीज, मतलब पास्ट, फैमिली और पर्सनल हिस्ट्री, इनको भी डॉक्यूमेंट करना है। और 8वां स्टेप, ईसीए लेवल के हिसाब से जनरल और सिस्टमिक एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स की एक लिस्ट बनाइए। और अब हम आ गए हैं बिल्कुल आखिरी स्टेजेस पर। स्टेप 9, एक प्राइमरी डायग्नोसिस बनाइए और उसके साथ 1 या 2 लॉजिकल डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी दीजिए। स्टेप 10, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजिकल कॉरिलेशन एस्टैब्लिश कीजिए। हम इस पर अभी और बात करेंगे। स्टेप 11, एक लर्निंग रिफ्लेक्शन लिखिए, मतलब इस पूरी प्रोसेस से क्या सीखा और क्लिनिकल थिंकिंग कैसे बेहतर हुई। और आखिर में स्टेप 12, इन सबको कैनवा या गूगल स्लाइड्स पर 12 से 15 स्लाइड्स की एक बढ़िया सी प्रेजेंटेशन में तैयार कर लीजिए। जैसा मैंने कहा था, अब हम इस असाइनमेंट के सबसे ज़रूरी हिस्से पर फोकस करेंगे, और वो है फिजियोलॉजिकल कोरिलेशन। और इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने इस सेक्शन पर स्पेशली जोर दिया है। ये सिर्फ एक और स्टेप नहीं है, समझ लीजिए, ये इस असाइनमेंट की जान है। तो सवाल उठता है कि ये फिजियोलॉजिकल कोरिलेशन आखिर है क्या चीज़? बहुत सिंपल शब्दों में, ये वो प्रोसेस है जिसमें हम मरीज के सिम्टम्स को उसके शरीर के अंदर हो रहे बायोलॉजिकल चेंजेस से कनेक्ट करते हैं। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हो रहा है, बल्कि ये समझाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए
केस अस्थमा का है। तो होता क्या है? अस्थमा में ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होता है, मतलब सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं। इससे एयर फ्लो कम हो जाता है और नतीजा वीज की आवाज आने लगती है। देखा कितना क्लियर कनेक्शन है। बस यही कनेक्शन हमें अपने केस में ढूंढ कर दिखाना है। तो जब ये सब पूरा हो जाएगा तब फाइनल प्रेजेंटेशन में किन बातों का ध्यान रखना है, और हाँ, अच्छा काम करने वालों को क्या रिकॉग्निशन मिलेगा, चलिए ये भी देख लेते हैं। एक बेहतरीन सबमिशन के लिए 2 बातें बहुत ज़रूरी हैं। पहला है प्रेजेंटेशन इंटेग्रिटी, मतलब आपका काम ओरिजिनल होना चाहिए, एकेडमिक ऑनेस्टी दिखनी चाहिए और रेफरेंसिंग एथिकल तरीके से हो। और दूसरा है प्रेजेंटेशन क्वालिटी। इसमें क्लियर लैंग्वेज, फिजियोलॉजी की मजबूत पकड़ और एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन शामिल है। इन दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और जो लोग सच में हाई क्वालिटी काम करेंगे, जिनकी फिजियोलॉजी की समझ मजबूत होगी और प्रेजेंटेशन प्रोफेशनल होगी, उनके लिए शानदार रिकॉग्निशन भी है। उनके काम को डिपार्टमेंट में शोकेस किया जाएगा, एकेडमिक क्रेडिट मिलेगा और ऑफिशियल इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्निशन भी दिया जाएगा। तो अब हम इस गाइड के आखिर में आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस असाइनमेंट की असली कीमत क्या है, लॉन्ग टर्म में इसका क्या फ़ायदा है। एक बात हमेशा याद रखनी है, ये कहानी सिर्फ 30 मार्क्स की नहीं है। ये असाइनमेंट आपके मेडिकल सफ़र का एक फाउंडेशनल स्टेप है, एक नींव का पत्थर। यहाँ जो स्किल सीखने को मिलेंगी वो लाइफ लॉन्ग, पूरे करियर में काम आने वाली हैं। तो अब मैं इस डिस्कशन को एक सवाल के साथ ख़त्म करती हूँ। वो कौन सा क्लिनिकल केस है जिसे अब जिंदा करने की बारी है? अब सोचने का नहीं बल्कि काम शुरू करने का समय है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।